गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए कुछ आगे का स्टार्ट करते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में देखिएगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय द कॉर्पोरेट्स, फॉलोड बाय कंपनीज। द बेस्ट प्रैक्टिसेस followed by companies in order to be ranked as the most desirable company। एक तरीके से बेस्ट एथिकल प्रैक्टिसेस जो एक कंपनी को फॉलो करनी चाहिए इन ऑर्डर टू बी रैंक्ड एज अ वेरी गुड कंपनी ऑल ओवर द कंट्री, है ना। तो ये सब चीजों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत जरूरी था। कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं फॉलो करते, फेलियर हो जाता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। इस वजह से काफी कंपनी का एकदम से डाउनफॉल देखा है ना। ये इट इज वेरी एविडेंट। ये आपने देखा हुआ है कि बहुत सारी कंपनीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो नहीं करती हैं। ऑडिटर्स इन्वॉल्व है, डायरेक्टर्स इन्वॉल्व है फ्रॉडुलेंट कंडक्ट में, और इस वजह से डिस्क्लोजर नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, एथिकल प्रैक्टिसेस नहीं है। 3 चीजें आप जरूर लिख के आइएगा। व्हाट इज इट? ट्रांसपेरेंसी इन देयर records, accountability, they must be responsible, and ethical practices, ethical business practices। इन तीनों को आप फॉलो करोगे तो यू विल बी ऑन द पाथ ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, है ना। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, है ना, विच प्रिंसिपल्स किन के बेसिस पे, इस और इसके बेसिस। चलिए ठीक है, 2-4 चीजें देखते हैं स्टार्टिंग की। होल्ड करिए। नोट्स मैंने आपको भेजे हैं, एक बार गो थ्रू इट फटाफट। नोट्स अगर देखें देखिएगा, अब हमें स्टार्ट करना है। वी हैव टू गो विद, हमें देखना है अब लीगल फ्रेमवर्क। वी हैव टू लुक आउट लीगल फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, है ना। मतलब एक कंपनी है, उस पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस लगाने के लिए लॉ ने क्या क्या किया, समझ लो आप। लीगल फ्रेमवर्क मतलब लॉ ने क्या चीजें बनाई टू एस्टैब्लिश कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑन द कॉर्पोरेट्स। ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क मींस लॉ ने क्या चीजें करी, क्या रिफॉर्म्स करे, क्या प्रोविजंस लेकर आई टू एस्टैब्लिश कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑन कंपनीज, है ना। तो पहला कंपनीज एक्ट 2013 ने बहुत बातें करी हैं अबाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सेकंड, हमारी केएमबी रिपोर्ट, कुमार मंगलम बिरला रिपोर्ट, कुमार मंगलम जी ने रिपोर्ट सबमिट की थी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस व्हिच शुड बी फॉलोड बाय एवरी कंपनी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो आईसीआई टाइम टू टाइम इशू करता है या इशू कर रखे हैं, वो मैंडेटरी है कंपनीज के लिए। थर्ड, द लिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन विच दे आर लिस्टेड। एक लिस्टिंग एग्रीमेंट आप पढ़ोगे, लिस्टिंग एग्रीमेंट जहां पर भी आपकी सिक्योरिटीज लिस्टेड है उस स्टॉक एक्सचेंज में, मतलब लिस्टेड कंपनीज पे लगेगा ऑब्वियसली। तो लिस्टेड कंपनीज पे लिस्टिंग एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट डाली गई कि आपको लिस्टिंग एग्रीमेंट फॉलो करना पड़ेगा, और दुनिया भर का कॉर्पोरेट गवर्नेंस डाला गया उसमें। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन ही चेंज कर दिया। आपको पता होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन लिस्टेड कंपनीज में, अनलिस्टेड कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उनको मोर इंडिपेंडेंट करा गया। ये भी एक तरीके का कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। ऑडिट कमिटी बनाई गई क्योंकि ऑडिटर भी इन्वॉल्व होता है देखो फ्रॉड में, तो इसके लिए ऑडिट कमिटी बनाई गई। अब ऑडिटर का रिकमेंडेशन ऑडिट कमिटी देती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इनके रिकमेंडेशन को मानते और नहीं मानते हैं तो उनको शेयर होल्डर्स के सामने रीजन रखने पड़ते हैं कि क्यों हम ऑडिट कमिटी का रिकमेंडेशन नहीं मान रहे हैं। तो ये सब कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ही पार्ट है। आपने पढ़ा था 178 नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, ये सब क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट है। ये पहले नहीं थी, पहले नामो निशान नहीं था इनका। 1956 में देयर वाज नो नीड ऑफ नॉमिनेशन और रेम्युनरेशन कमिटी। मतलब कि अब कोई भी बंदा अगर डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं, ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं, उसका रेम्युनरेशन फिक्स करना चाहते हैं, तो ये कमिटी बैठी हुई है। इस कमिटी के लोग
एग्जीक्यूटिव है, वो सॉरी नॉन एग्जीक्यूटिव है, इसमें कॉम्पोजिशन देखोगे ना, एटलीस्ट 3 पर्सन्स, मेजॉरिटी ऑफ whom shall be एग्जीक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंट, ओ नॉन एग्जीक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंट, ये सब बातें कर रखी है ना। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, कि भाई स्टेक होल्डर वर्ड यूज किया है, शेयर होल्डर नहीं। स्टेक होल्डर इज अ बिगर वर्ड, इट इंक्लूड्स शेयर होल्डर। तो स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी टॉक्स अबाउट अगर आपके 1000 या 1000 से ज्यादा वर्कर्स हैं, सॉरी शेयर होल्डर्स हैं, तो आपको स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी बिठानी पड़ेगी। तो दीज ऑल आर पार्ट ऑफ कंपनीज एक्ट, और कंपनीज एक्ट ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ बोला है, जो हर कंपनी को फॉलो करना ही पड़ेगा। होल्ड फॉर अ मिनट, चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, क्या हो गया? ठीक है ना, तो मैं आपको बता रही थी लीगल फ्रेमवर्क में क्या पढ़ने वाले हो आप, है ना। तो लीगल फ्रेमवर्क किस किसने डिसाइड करा? हमारी सेबी, कंपनीज के ऊपर जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की तलवार है, वो कौन कौन रूल कर रहा है उसको, लॉ ने उसकी आई मीन कमान किसके हाथों में दी है? तो पहला है हमारा कंपनीज एक्ट। आप प्रोविजंस बनाइए। सेबी, सेबी तो टाइम टू टाइम गाइडलाइंस निकालती रहती है। केएमबी रिपोर्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, लिस्टिंग एग्रीमेंट, ये लीगल फ्रेमवर्क डिसाइड करते हैं। जैसे कि कंपनीज एक्ट ने क्या किया, टू एस्टैब्लिश कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टू प्रमोट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, नीचे आपको दिख रहा होगा, नोट्स खोल लीजिए। कंपनीज एक्ट 2013 ने क्या बोला? इट गवर्न्स द इनकॉर्पोरेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द कंपनीज। कंपनीज एक्ट ने इनकॉर्पोरेशन के बारे में भी बात करी, है ना, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, इसके लिए भी लीगल फ्रेमवर्क डिसाइड करा है कि इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स कैसे सबमिट करेंगे, कहाँ सबमिट करेंगे। तो इट इज अ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस। ऑब्वियसली ये एक तरीके का गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस ही है कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन पे आपने ध्यान दिया, और कंपनीज एक्ट ने इसके रिगार्डिंग लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। ऑर्डिनरी, और देखो एक और बहुत बड़ी बात, कंपनीज एक्ट आपको याद है एक मीटिंग होती थी, कौन सी? जनरल मीटिंग, एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। और एनुअल जनरल मीटिंग में 2 टाइप के बिजनेस डिस्कस होते हैं, एक तो ऑर्डिनरी बिजनेस और एक स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस कौन से होते हैं? 4 होते हैं, जिसमें पहला होता है अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सेकेंड होता है डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड कर लो, थर्ड होता है अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, एंड फोर्थ है अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स और उनका रेम्युनरेशन भी। ये 4 ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं। और ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए कौन सा रेजोल्यूशन पास होता है, आप बताएंगे? ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए कौन सा रेजोल्यूशन पास होता है? चैट बॉक्स, इट विल बी बेटर अगर आप चैट बॉक्स में लिखेंगे तो बिल्कुल सुनाई नहीं देता है। ओआर, वेरी गुड, है ना। तो ओआर नहीं बेटा, निवी क्या कर रहे हो बच्चे, ऐसा नहीं होता है, ऑर्डिनरी होता है। ऑर्डिनरी बिजनेस है ये रेगुलर काम है ना, ये हर साल काम होने, इनको ऑर्डिनरी बिजनेस कहा जाता है और इनके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है। मतलब
मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अगर आपको स्टैब्लिश करना है इन कंपनीज, तो कंपनीज एक्ट ने क्या बोला है कि इन 4 के रिगार्डिंग आप ओआर पास करिए। बाकी आप देखोगे ना, मेजॉरिटी जगह एसआर की बातें करिए, मेजॉरिटी जगह। ये 4 एक ऐसे कॉमन चीजें निकाल सकते हैं जहां पर ओआर पास करते हैं, बाकी हर जगह या मेजॉरिटी जगह आप एसआर पास करने की नीड है। मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस अपने आप स्टैब्लिश हुआ है। कैसे? शेयर होल्डर्स का आपने इन्वॉल्वमेंट कर दिया, और शेयर होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट भी मामूली नहीं, एसआर। नाम चेंज करना है, एसआर पास करो। रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है, एक सिटी से दूसरी सिटी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, आरओसी चेंज होता है जब भी, एसआर पास करो। याद होगा आपको। बिजनेस चेंज करना है, आपको अपना नेचर ऑफ बिजनेस चेंज करा है, एसआर पास करवाओ। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स इशू करना है, एसआर पास कराओ। बहुत लोन लेना है ना, लोन गारंटी सिक्योरिटी, एक पर्टिकुलर लिमिट, पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व के टोटल से ज्यादा, एसआर पास करवाना पड़ता है। तो बहुत जगह आपने शेयर होल्डर्स को इंक्लूड करा है, आपने मतलब कंपनीज एक्ट ने, हमारे कंपनीज एक्ट 2013 ने एसआर की रिक्वायरमेंट डाली गई है जस्ट टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द कंपनी। भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस 3 बातों पे चल रहा है। देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस किन किन 3 चीजों के आगे पीछे घूम रहा है। पहला ट्रांसपेरेंसी, सेकंड अकाउंटेबिलिटी, थर्ड एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। तो ट्रांसपेरेंसी तो हो ही गई ना ऑब्वियसली। कैसे? हमारी कंपनीज एक्ट ने बोला है कि शेयर होल्डर्स आप लोग ओआर और एसआर पास करके ये काम करवाओगे कंपनी में। तो ऑब्वियसली कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब ट्रांसपेरेंसी तो है ही, हमारे शेयर होल्डर को सब कुछ पता है कि कौन अपॉइंट हो रहा है कौन नहीं हो रहा है। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा प्लीज। है ना, तो आपको देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर आप रीड कर रहे हो ना 15 मार्क्स में, तो आपको एक एक थीम तो बनानी पड़ेगी। 2-4 मतलब 2-4 तो क्या, आप इसमें 10-15 वर्ड्स ऐसे देखना जिसमें आप आंसर मतलब आप कहीं पर भी आंसर देखो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इतना बड़ा है, इतना बड़ा चैप्टर है ये, और थियोरी है पूरा, तो हमें इसको बहुत तरीके से करना पड़ेगा, है ना। तो इसके अंदर आपको क्वालिटी निकालनी है। अब क्वालिटी कैसे निकालेंगे आप कीवर्ड्स देखिए। आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग जब करो ना तो बहुत तरीके से करना। जैसे कि आप ये 3 वर्ड्स बहुत आराम से और हर जगह जब आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिफाइन कर रहे हो तो आप यूज करना। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है कि कंपनीज शुड बी ट्रांसपेरेंट इन व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे आर नॉट डूइंग। कंपनी में चल क्या रहा है शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट। अकाउंटेबिलिटी मतलब दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल होनी चाहिए, जो काम कर रही है उसके लिए दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल, एंड दे शुड फॉलो एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। ये सब कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आता है। और इनको एस्टैब्लिश करने के लिए हमारा कंपनीज एक्ट ने प्रोविजंस बना रखे, सेबी ने बना रखे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय आईसीएआई, लिस्टिंग एग्रीमेंट, केएमबी रिपोर्ट, है ना, ये सब लग रहा है। इसके अलावा भी आप देखोगे बहुत चीजें लग रही हैं, बहुत चीजें। ये एक ओवरव्यू है, लीगल फ्रेमवर्क इज एन ओवरव्यू, कि ये तो लग ही रहा है कंपनीज पे, इसके अलावा भी लग रहा है, लेकिन इन पे क्वेश्चन आपके जो मॉड्यूल में दे रखा है, इसके अलावा बहुत चीजें लग रही हैं। एक एसओएक्स एक्ट होता है, सार्बनेस ऑक्सले एक्ट, वो भी लगता है, और उसने भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में काफी कुछ कहा है।
तो वो आपके दे नहीं रखा, बहुत सारे चीजें हैं, तो जो दे रखा है वही पढ़ेंगे हम। तो लीगल फ्रेमवर्क में 3-4 चीजें हैं, जिसमें कंपनीज एक्ट ने क्या क्या बोला है। तो कंपनीज एक्ट बोलता है हमारा, कंपनीज एक्ट ने इनकॉर्पोरेशन के लिए, फंक्शनिंग के लिए गाइडलाइंस बनाई है। कंपनीज एक्ट ने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवाया है ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटीज के लिए, और स्पेशल बाकी सब जगह स्पेशल रेजोल्यूशन की गाइडलाइन डाली है। इसकी वजह से शेयर होल्डर इज वेरी वेल अवेयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द कंपनी। इसके अलावा माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, आप एक चीज पढ़ोगे, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट करके एक चैप्टर आने वाला है, उसमें क्या है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करा गया है। माइनॉरिटी, आप समझ रहे हो कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं हमारी कंपनी में, तो ये जो छोटे मोटे शेयर होल्डर्स है जिनके पास 1% वोटिंग राइट है, 2% है, 3% है, 10% है, ये छोटे माइनॉरिटी इंटरेस्ट को पूछा ही नहीं जाएगा, क्योंकि एसआर पास होता है तो 75% वोटिंग राइट्स मिलते हैं। 75 के बाद 25% में माइनॉरिटी है अगर, और वो चाह रही है कुछ उसको, मतलब आप देखो ना, फॉर एग्जाम्पल अंबानी, रिलायंस को ले लीजिए, अंबानी जी होल्ड करके बैठे हैं 49% की स्टेक। ओआर पास करना है तो खुद के पास ही है 49, उसके अलावा 2-4 लोगों को मिला है, ओआर पास हो गया। एसआर पास करना है तो और 4-5 लोगों को मिला है तो एसआर पास हो जाता है। लेकिन अगर कुछ गलत, मतलब माइनॉरिटी को तो हक ही नहीं मिला टू पार्टिसिपेट, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चैप्टर आपके डील करता है, मतलब कंपनीज एक्ट का ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट डील कर रहा है। और ये किस तरीके से डील करता है देखिएगा, ये बोलता है कि माइनॉरिटी के पास भी हक है, माइनॉरिटी के पास भी हक है, वो होने चाहिए 10% कम से कम, कि ये लोग हमारे डायरेक्टर को मतलब कंपनी में अगर डायरेक्टर को हटाना है या कुछ गलत हो रहा है तो ये लोग रोक सकते हैं। तो एक तरीके से माइनॉरिटी को भी पावर दी है किसने, कंपनीज एक्ट 2013 ने। अब ये एक तरीके का कॉर्पोरेट गवर्नेंस एस्टैब्लिश करना ही तो हुआ। आपको याद है एसएसडी, एसएसडी याद है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन याद है, एसएसडी याद है, सेक्शन 151, 150 या 151, बताइए एसएसडी कौन से सेक्शन में था। 151, ठीक है, एसएसडी 151, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन 163, है ना। ये दोनों क्या है, माइनॉरिटी। आपको याद है एसएसडी, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर्स बोल रहे हैं हमारा भी डायरेक्टर बैठेगा, गॉट द पॉइंट। तो कंपनीज एक्ट ने बहुत प्रोविजंस बनाए। अगर ऐसे आ जाए, क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय कंपनीज एक्ट टू प्रमोट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो उसमें आप इतनी चीजें लिख सकते हो, इतनी, आपको अगर कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस याद हैं तो जहां पर भी माइनॉरिटी मतलब माइनॉरिटी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करा गया है, शेयर होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट करा गया है, डायरेक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है, वहां सब जगह कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। ऑडिट कमेटी बनाई है 177 में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट है। ऑडिट कमेटी बनाना पड़ता है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। पता है ये ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट पहले नहीं थी। कुमार मंगलम बिरला रिपोर्ट ने बोला कि हर कंपनी में ऑडिट कमेटी, हर कंपनी नहीं, ऑडिट कमेटी कहाँ बनती है, लिस्टेड और ऐसी कंपनी जहां 10 करोड़, बताओ चलो आप ही बताओ, ऑडिट कमेटी कहाँ रिक्वायर्ड होती है कंपलसरी, as per section 177 every listed company should have an audit committee, or other company whose paid up share capital exceeds or equals to 10 crore or turnover exceeds or equals to 100 crore or borrowings exceed, यही है। हाँ जी, यस मैम, है ना। 177 में बोला गया इन कंपनीज को आप ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी। ऑडिट कमेटी का बताइए आप, कॉम्पोजिशन ऑफ ऑडिट कमेटी बताओ जरा, बताओ कॉम्पोजिशन बताइए। एटलीस्ट देयर मस्ट बी एटलीस्ट, ये आपका डायरेक्टर का रिवीजन है बच्चों, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स, और जिसमें से एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स, मेजॉरिटी
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड तुषार। जिसमें से मेजॉरिटी आपके इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ऑडिट कमेटी का था ये, है ना? वेरी गुड, वेरी गुड नबी, समृद्धि, वेरी गुड, है ना? तो मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ये क्या है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस ही है ना? मानते हैं हमारी कुमार मंगलम बिरला कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया था कि ऑडिट कमेटी बनाई है, लेकिन कंपनीज एक्ट ने भी आपने सेक्शन 177 में इसको अडॉप्ट कर लिया, है ना? क्यों? अब ऑडिट कमेटी आप देखो ना, तो फ्रॉड में इन्वॉल्व कौन होता है? आप सत्यम अगर देखोगे तो सत्यम में डायरेक्टर राजू वाला, राजू इज द वाज द डायरेक्टर, साथ में पीडब्ल्यूसी के ऑडिटर्स, ये सब इन्वॉल्व थे। तो इसका मतलब ऑडिटर्स के ऊपर भी एक चार्ज होना चाहिए, तो ऑडिट कमेटी का गठन कर दिया गया 177 में, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2020। इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बहुत चीजें हो सकती है, पता है? आप खुद इतना कुछ जानते हैं, आप खुद इसको राइट डाउन कर सकते हैं, पेन डाउन कर सकते हैं। एक बार ओवरव्यू चाहिए होता है ना? बट वेरी अप्रोप्रिएट, और थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स आप ज्यादा यूज लेंगे। लॉ में वैसे भी आप टेक्निकल ही लिखोगे, है ना? जहां पर इन्होंने बोला है, आई मीन जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप डीम्ड वर्ड को डीम्ड ही लिखोगे। अगर आप इसको कुछ और लैंग्वेज में लिखना चाहो, वी विल अज्यूम इट, नहीं, यू विल यूज द वर्ड डीम्ड। बात समझ आ रही है? लॉ की टर्म्स यूज लीजिए ऑलवेज, ठीक है? इजी होती है, डिफिकल्ट नहीं होती है, बट यूज लॉ टर्म्स। तो देखिए एक बार कंपनीज एक्ट ने क्या क्या बोला, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए माइनॉरिटी को एप्लीकेशन करने का मौका दिया गया है, पता है? ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट में माइनॉरिटी को बोला गया है कि अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हो, कहाँ? अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज को, ठीक है? अपना एक रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर अपॉइंट कर दीजिए ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। माइनॉरिटी कैन अपॉइंट देयर डायरेक्टर। सीएसआर आपको याद है, सेक्शन 135 पढ़ा हुआ है आपने, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक इनिशिएटिव है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। सीएसआर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की ही पहल है ना? मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रमोट करता है। ऐसी कंपनीज जिनका, बताइए, चार चीजें थी यहाँ पे, ऐसी कंपनीज जिनका नेट वर्थ भी आ जाती है यहाँ पे, नेट प्रॉफिट भी आ जाते हैं यहाँ पे, बहुत तगड़ा है सीएसआर का तो कंप्लाइंस। बताइए, हर लिस्टेड कंपनी को तो है ही, साथ में ऐसी कंपनीज सीएसआर। नाम हम भूल गए। Nobody is replying. सीएसआर की चार लिमिट लगती है, पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर, नेट प्रॉफिट, नेटवर्थ। नेटवर्थ 500 करोड़, सही है। नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर, टर्नओवर, टर्नओवर 1000 करोड़, आर यू श्योर 1000 करोड़? थाउजेंड ही है बच्चों, 1000 ही है। नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर, नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर, टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर। यस, 3 ही है लिमिट तो, पता नहीं है मेरे को 4 की ध्यान। चलिए, तो उन लोगों को सीएसआर, सीएसआर एक्टिविटीज याद है, सोशल, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक कॉर्पोरेट की सोशली भी
इट इज रिस्पॉन्सिबल, सोशली रिस्पॉन्सिबल, अपने आसपास एरिया में इरेडिकेटिंग पॉवर्टी, हंगर, अनएम्प्लॉयमेंट, इनको रिमूव करने के लिए आप बहुत सारे काम करें, दैट इज CSR। ठीक है, तो उसके बाद ऑडिट कमेटी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ SFIO, आप पढ़ोगे अभी, आपने एक चैप्टर नहीं पढ़ा, इंक्वायरी इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन, III। अब ये चैप्टर पढ़ना बाकी है, 10 सेक्शन है इसमें मात्र। उसमें SFIO, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। मतलब क्या कि अगर कंपनी में कोई फ्रॉड वगैरह हुआ है तो फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस है एक तरीके की कि SFIO भी कॉन्स्टिट्यूट हो सकता है अगर कंपनी में ऐसा पाया गया कि देयर इज सीरियस फ्रॉड, तो फिर अलग टाइप के ऑफिसर्स आएंगे SFIO जो कि गवर्न करेंगे, जो कि वहाँ अपना इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करेंगे। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट है, ठीक है ना। इसके अलावा भी आप ऐड कर सकते हो, आपको जो लगता है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए इन्होंने ये काम करा है, तो दैट इज डेफिनेटली, जैसे कि आपको याद है एक मैनेजरियल रेम्यूनरेशन 197 में 1%, 3%, 5%, 10%, याद होगा। इससे ऊपर पास करना है SR पास करवाओ, याद है ना। इससे ऊपर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन देना है तो SR पास करवाना पड़ता है, इंपॉर्टेंट सेक्शन था 197। तो ये भी एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस ही है कि मतलब आप के डायरेक्टर्स अंधाधुंध कोई भी पैसा नहीं उठा सकते हैं, इस लिमिट से ज्यादा लेना है तो आप शेयर होल्डर से अप्रूवल लीजिए, तभी आपको अलाउड होगा। तो एक तरीके का गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस ही है ना। सेक्रेटेरियल ऑडिट ले लीजिए, 205 सेक्रेटेरियल ऑडिट, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस से आपको सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा अबाउट द कंप्लायंस ऑफ लॉ, कि आपने लॉ का पालन करा है या नहीं करा है, वो एक सर्टिफिकेशन देगा आपको, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ये नहीं है कि बुक में जो लिखा है वही लिस्ट है, इस पे तो आप कितना भी लिख सकते हो, मैं आपकी कैपेबिलिटी बता रही हूँ, बुक में तो बहुत कम लिखा है, आप इससे ज्यादा लिख सकते हो। ये जो नोट्स हैं मॉड्यूल बेस्ड ही हैं, तो घबराइएगा नहीं, और आपको भी मॉड्यूल बेस्ड ही लिखना है वहां पे, कुछ रेफर नहीं करना इसके अलावा। चलिए, तो ये तो होता है हमारा कंपनीज एक्ट। सेबी क्या बोलता है, सेबी की LODR रेगुलेशंस, लिस्टिंग रेगुलेशंस है कुछ, आप पढ़ोगे यार, सेबी एक्ट में पढ़ोगे, वो जो 25 मार्क्स में 8 एक्ट पढ़ा रहे हैं ना आपको, उसमें एक सेबी भी है ना। सेबी की LODR गाइडलाइंस है, इशू की गाइडलाइंस है, कुछ लिस्टिंग की गाइडलाइंस है, वो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है ना। तो उसमें जाकर के आप पढ़ोगे लिस्टिंग गाइडलाइंस। तो सेबी की लिस्टिंग की गाइडलाइंस है, वो भी आपके ऊपर लगती है, जैसे कि क्या ये बोल रहे हैं, सेबी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस एस्टैब्लिश करने के लिए क्या क्या किया। तो पहला है इशू सेबी इज द रेगुलेटरी बॉडी to issue regulations, rules and guidelines to companies to ensure protection of investors। ऐसे ओवरव्यू दिया है। अब देखो क्या करेगा सेबी, क्या कर रहा है, रेगुलेशंस इशू कर रहा है, गाइडलाइंस इशू कर रहा है, रूल्स बना रहा है, क्यों, टू इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स, कि आप लिस्टेड कंपनी हो, राइट, लिस्टेड कंपनी हो, इसका मतलब आपके शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं मार्केट में और लोग आपके शेयर्स खरीद रहे हैं, मतलब इन्वेस्टर्स है आपके, जनरल पब्लिक भी आपकी इन्वेस्टर है। तो इन इन्वेस्टर को बचाना तो सेबी का परम धर्म है, सबसे पहला काम है इसका, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर। सेबी बनाई गई इसलिए इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करती है, तो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी टाइम टू टाइम रेगुलेशंस लाती है, गाइडलाइंस लाती है, रूल्स लाती है टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स। एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर लिस्टिंग कंपनी, लिस्टेड कंपनी पे तो बहुत तगड़ी रिक्वायरमेंट्स होती है, आप देखो हर जगह लिस्टेड कंपनी पे तो सारी चीजें लगी रही है, चाहे वुमेन डायरेक्टर हो, चाहे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, चाहे ऑडिट कमिटी हो, चाहे स्टेक होल्डर रिलेशनशिप का, सब कुछ लिस्टेड कंपनी पे तो सब कुछ रखती है। सेक्रेटेरियल ऑडिट सेबी ने बताया ना, सेक्रेटेरियल ऑडिट वाज अ प्रोविजन ऑफ सेबी कि कंपनीज की कंप्लायंस ऑडिट होनी चाहिए, कंप्लायंस ऑडिट, सेक्रेटेरियल ऑडिट CS साइन करता है,
उसी का डिपार्टमेंट है ये, कोई और नहीं कर सकता, ना सीए कर सकता है ना सीएमए कर सकता है। वो क्या बताता है कि इस कंपनी ने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करा है या नहीं करा है, उसकी ऑडिट देता है। लिस्टेड एंटिटी शैल सबमिट अ क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट, क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट, मतलब एक कंप्लायंस रिपोर्ट और सबमिट करनी पड़ेगी लिस्टेड कंपनीज को। कंप्लायंस का मतलब होता है, व्हाट इज कंप्लायंस मतलब, बताइए कंप्लायंस का मतलब क्या होता है? कंप्लायंस और नॉन कंप्लायंस दो वर्ड होते हैं। व्हाट डज कंप्लायंस मीन्स? वेरी गुड, पालन करना। बच्चों अगर आप कंप्लायंस वर्ड नहीं जानते हो ना, बहुत बार यूज करोगे आप ये कंप्लायंस वर्ड और नॉन कंप्लायंस वर्ड, ये टेक्निकल वर्ड है। आप लिखोगे नॉट फॉलोइंग लॉ, नो यू शुड यूज द वर्ड कंप्लायंस। नॉन कंप्लायंस लिख दो आप हर जगह, पेनल्टी वगैरह डिस्कस करनी है आप नॉन कंप्लायंस वर्ड यूज करो। कंप्लायंस का मतलब होता है पालन करना, नॉन कंप्लायंस मतलब होता है पालन नहीं करना। तो एक कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करना जरूरी हो गया आजकल, किसको? लिस्टेड कंपनीज को, और वो भी क्वार्टरली बेसिस। आप देखो साल भर में नहीं देखेंगे हम आपने क्या एक्ट को फॉलो करा या नहीं करा। वी विल लुक अपॉन यू ऑन एवरी क्वार्टर। हर क्वार्टर के एंड पे आपको एक कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करनी है लिस्टेड कंपनीज को। तो यार ये तो खतरनाक वाला कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया ना। मतलब आपको यही बताना है हर क्वार्टरली कि हमने लॉस का पालन कराया नहीं करा। वी आर अ कंपनी एंड हमारे ऊपर बहुत सारे लॉज लग रहे हैं, सेबी भी लग रहा है, फेमा भी लग रहा है, इंडस्ट्रियल लॉ भी लग रहा है, आईटी लॉ भी लग रहा है, सब कुछ लग रहा है हमारे ऊपर। और हमने सारे लॉज के अंडर वी आर फॉलोइंग एवरी ईच एंड एवरी लॉ, है ना। हमने एक सीएस के हमने तो दो सीएस बिठा रखे हैं, वो सब देखते हैं, कंप्लाइंस देखते हैं वो हमारे इसका। और अगर कुछ नॉन कंप्लाइंस हो रहा होता है टाइम टू टाइम रिपोर्ट करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम एकदम एथिकल चल रहे हैं, कोई दिक्कत आएगी नहीं। कंप्लाइंस रिपोर्ट सबमिट करनी क्वार्टरली बेसिस पे, ये सेबी की गाइडलाइन। फिर आते हैं केएमबी रिपोर्ट, ये आप आगे और डिटेल में पढ़ने वाले हो, ओवरव्यू ले लो। केएमबी कुमार मंगलम बिरला रिपोर्ट, बड़ी बढ़िया रिपोर्ट बनाई थी। बहुत सारे ये क्या बोलते हैं इनको, बहुत सारी कंपनीज के डायरेक्टर्स ने अपनी रिपोर्ट, जैसे कि नारायण मूर्ति ने भी अपनी रिपोर्ट दी थी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर, बिरला कुमार मंगलम बिरला ने दी थी, नरेश चंद्र कमेटी, एक नरेश चंद्र जी, उन्होंने भी दी थी अपनी रिपोर्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, जिसमें से सबसे बेस्ट कुमार मंगलम बिरला की रिपोर्ट है। तो कुमार मंगलम बिरला रिपोर्ट क्या कहती है, देखो इसने ही बताया था कि ये जो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिठाते हो ना, उसमें आप कॉम्बिनेशन रखो, किसका? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का। यार ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो होने ही है ना, इससे इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते हो फैक्ट। लेकिन सारे एग्जीक्यूटिव हो, ये बहुत गड़बड़ हो जाएगी ना। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे रिलायंस में हमारे मुकेश अंबानी जी, नीतम अंबानी जी, आकाश अंबानी जी, अनंत अंबानी जी, ये सब कौन होंगे? एग्जीक्यूटिव, जिनका कंपनी से नाता है। नॉन एग्जीक्यूटिव वो आर नॉन एग्जीक्यूटिव, मतलब आपकी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है उनको। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आप कॉम्बिनेशन बिठाओ एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव का। ऑडिट कमिटी का कॉन्स्टिट्यूशन कीजिए, इसी ने बोला था डायरेक्टर शेल नॉट बी अ मेंबर ऑफ मोर देन 10 कमिटीज। कुमार मंगलम जी बोल रहे हैं कि सारी एक एक डायरेक्टर है, ये 10 डायरेक्ट 10 कमिटी की बात कर रहे हैं हम, डायरेक्टरशिप नहीं। वी आर टॉकिंग अबाउट कमिटी, कमिटी और डायरेक्टरशिप में अंतर है बच्चों। 10 कमिटी से ज्यादा का मेंबर ना हो, मेंबर बोल रहे हैं 10 कमिटी से ज्यादा का मेंबर ना हो इन द कंपनी इटसेल्फ, नहीं जितनी भी कंपनियों के डायरेक्टर है उसमें। आप बात समझना ढंग से, आपको याद होगा सेक्शन 165, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स, अ डायरेक्टर कैन होल्ड 20 डायरेक्टरशिप्स, मतलब 20 कंपनियों में वो डायरेक्टर बन सकता है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर क्या बात करें, कुमार मंगलम बिरला ने बोला कि एक डायरेक्टर मेंबर बन सकता है मैक्सिमम 10 कमिटीज का, मतलब इन 20 कंपनियों में जितनी भी कमिटी हैं उनमें से केवल 10 का ही मेंबर बने। और अगर चेयरपर्सन है तो चेयरपर्सन केवल 5 का बने।
चेयरपर्सन है, अगर वो कमिटी का चेयरमैन है किसी कमिटी का, है ना, 20 कंपनियां हैं, 15 कंपनियों में वो 15 कंपनियों में ऑडिट कमिटी का वो चेयरपर्सन है, नॉट अलाउड। केवल 5 से ज्यादा अलाउड ही नहीं। ये कुमार मंगलम बिरला कमिटी की रिपोर्ट थी, है ना। तो इन्होंने क्या बोला कि 10 से ज्यादा कमिटीज में मेंबर नहीं बने, चेयरमैन नहीं बने 5 से ज्यादा कमिटीज का अक्रॉस द कंपनीज। Any information should be shared with shareholders in regard to their investment. KMB ने बोला कि कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन शुड बी शेयर्ड विद द शेयरहोल्डर्स। ये कुमार मंगलम बिरला जी ने बोला। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करें लीगल फ्रेमवर्क में, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या बोलते हैं कि हर कंपनी को एएस फॉलो करने पड़ेंगे, एवरी कंपनी, ये मैंडेटरी है। और एएस में AS1 क्या बोलता है, डिस्क्लोजर। AS1 याद होगा आपको, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। AS1 इज रिगार्डिंग डिस्क्लोजर। एक सेकेंड होल्ड करिए। AS1 किस चीज का है बच्चों, आपको याद है? AS1 इज डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। हाँ बिल्कुल सही, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। डिस्क्लोजर है इसका मतलब ट्रांसपेरेंसी है, ऑब्वियसली डिस्क्लोज कर रहे हो आप अपनी रिपोर्ट में, ये डिस्क्लोज करते हो कि क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो हुई, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हुए या नहीं हुए, और अगर नहीं हुए तो डेविएशन बताओ क्यों नहीं हुए। आपको AS2 फॉलो करना था, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होना चाहिए कॉस्ट और मार्केट प्राइस विचएवर इज लोअर पे, आपने कुछ और कर रखा है, क्यों कर रखा है, रीजन दीजिए। आपने कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं करी, एक साल WDV लगाते हो, एक साल SLM लगाते हो, फिर WDV आ जाते हो, फिर SLM आ जाते हो, ऐसा क्यों कर रहे हो बताओ, है ना। तो ये सब क्या है, दीज आर मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी हमें किस बात के लिए प्रमोट करते हैं, ट्रांसपेरेंसी। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ही प्रिंसिपल है। तो AS हमारे डिस्क्लोजर्स का गाइडलाइन देते हैं, फिर सारफेसी एक्ट, एक लास्ट है हमारा सारफेसी एक्ट है, ये भी आप पढ़ोगे अदर एक्ट्स में। सारफेसी, इसमें 3 चीजें होती है, SAR, FA और ESI। SAR was securitization and reconstruction of financial asset and enforcement of security interest. What is SARFAESI Act? बेसिकली अगर एक कंपनी ने लोन लिया है बैंक से, है ना, लोन लिया है और ये लोन कब रीपेमेंट नहीं कर रही है, तो बैंक क्या कर सकता है, इस कंपनी ने जो सिक्योरिटी रखी है ना बैंक के पास, उस सिक्योरिटी को एनफोर्स करवा सकता है, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, या फिर इस लोन का रिकंस्ट्रक्शन कर सकता है, सिक्योरिटाइजेशन करवा सकता है। तो ये सब काम करने के लिए सारफेसी एक्ट डील करता है ना। तो बेसिकली सारफेसी भी एक तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी एस्टैब्लिश कर रहा है। ये थे लीगल फ्रेमवर्क हुआ है आज हमारा केवल। कल से हम स्टार्ट कर देंगे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्री लिबरलाइजेशन कैसा था, पोस्ट लिबरलाइजेशन कैसा था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस फर्स्ट फेज और सेकंड फेज ये डिस्कस करने वाले हैं हम, कि फर्स्ट फेज में 2008 तक फर्स्ट फेज चला था, फिर सेकंड फेज आफ्टर सत्यम तो चीजें ही अलग हो गई थी, सेकंड फेज सत्यम कांड के बाद हुआ था, तो वो आप पढ़ोगे अलग, और एक पढ़ोगे सत्यम से पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस किस तरीके का था, एक आप पढ़ोगे प्री लिबरलाइजेशन, मतलब आप मान लो
ब्रिटिशर्स के रूल के टाइम पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या क्या था, और पोस्ट लिबरलाइजेशन 1990s 91 2000 इसमें क्या 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 था। इस तरीके से आप डील करने वाले हो कल से। आज के लिए इतना ही बहुत है, राइट। याद रखना हमने आज क्या किया है, लीगल फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। चलिए मैम हाँ शिफल, मैम इसका पीडीएफ है क्या? बेटा पीडीएफ नहीं मिलेगा आपको, पीडीएफ लास्ट में मैं- मिलेगा, है ना। हाँ मैं मैम, आपको क्योंकि पेजेस उल्टे सीधे हो गए फोटोज में, मैं इसलिए। नंबर्स डाल देती हूँ, आई विल हाँ मैम। नंबर्स, एंड यहाँ तक के मैं एक बार आपको रीसेंड कर दूंगी नंबर्स डाल के, ओके मैम। ठीक है ना, तो वो ज्यादा बेटर है। चलो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।